दोस्तों, आप सभी का इनविंसिबल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप कई वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अ, अभी ये जो श्रृंखला है, वीडियो की 5वीं वीडियो होगी आप सभी के सामने। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके आराम से देख सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, उसमें हमने पढ़ा ग्रह शिक्षा क्या होती है कल की वीडियो में। आज हम उसी को आगे करेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्या करिए, साथ में नोट डाउन करते चलिए और सीखते चलिए। कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर ना पाए। इस विषय को मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप में आपके जुबान पे ये जो पाठ्यक्रम है ये पूर्णतः आपके जुबान पे रटा मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम क्या पढ़े। हमने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ग्रह शिक्षा क्या, ग्रह शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था ग्रह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगर हम बात करें ग्रह शिक्षा व्यवस्था की, तो सबसे पहला पॉइंट बन रहा था, क्या बन रहा था कि शिक्षा कैसी थी। आपसे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षा समावेशी थी या समेकित थी। समेकित थी। गृह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, समावेशी थी या समेकित थी। तो आप क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा व्यवस्था वो होती है जब क्या हो, एक से अत्यधिक लोग, मतलब क्या हो, एक से ज्यादा लोग समावेश आपस में समावेशित हो, तो उसे क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो गृह शिक्षा व्यवस्था में माता अपने या पिता अपने बालक को ही क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। तो क्या होगा, कितना होगा, एक बालक होगा। तो समेकित का अर्थ क्या होगा, जब किसी को व्यक्तिगत शिक्षा दोगे या एक को शिक्षा दोगे तो वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था होगी, गृह शिक्षा व्यवस्था होगी। और कैसी होगी, समेकित होगी। दूसरी चीज हमने लिखवाई थी कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें किस प्रकार के प्रावधान हैं, या हम बोले कि इस शिक्षा व्यवस्था में अगर आप ग्रहण करते हो तो क्या प्राथमिक प्राथमिक या माध्यमिक माध्यमिक प्राथमिक या माध्यमिक जैसा कोई आपको दर्जा प्राप्त होगा। अब आप अगर ग्रहण करते हैं शिक्षा व्यवस्था, तो क्या होगा, आप इसमें प्राथमिक या माध्यमिक जैसा कोई दर्जा आपको प्राप्त होगा। तो आपका उत्तर था नहीं। क्या, नहीं, कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। आप ये कह ही नहीं सकते कि आपने जो गृह शिक्षा ग्रहण करी है उसमें प्राथमिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है। अगर आप विद्यालय जाते हैं तभी आपको क्या मिलता है, आप देखते हैं कि क्लास 1 से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए। क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं, जब भी नहीं जाते हैं, जब अगर आपने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा होता है, तब उसके बाद क्या होता है कि आपको ये चीज का आभास होता है कि आपको कोई भी उसमें पद नहीं मिला। पर क्या आप सीखना सिखाना बंद कर देते हैं, नहीं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया उसी प्रकार से चलती है। तो क्या कहेंगे कि प्राथमिक माध्यमिक जैसा कोई उच्च स्थान नहीं था। अब हमने बोला था कि जब भी गृह शिक्षा प्रारंभ होगी तो एक संस्कार से प्रारंभ होगी। उस संस्कार का नाम होगा चूड़ा कर्म। कौन सा संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। हमने बताया कौन सा संस्कार होगा, चूड़ा कर्म संस्कार होगा। और कर्म संस्कार के कुछ अन्य नाम बताए। हमने बताया क्या होगा, अक्षर स्वीकरणम स्वीकरणम संस्कार, और अक्षर स्वीकरणम संस्कार। और कौन से संस्कार थे, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, विद्या आरंभ संस्कार। और कौन सा था, मुंडन संस्कार। संस्कार
ठीक है, कौन कौन से होगा? चूड़ा कर्म संस्कार, अक्षर स्वीकरणम, विद्या आरंभ और मुंडन संस्कार था। हमने बताया था कि चूड़ा कर्म संस्कार की अवधि क्या होगी, कितने वर्ष का बालक हो जाएगा तब चूड़ा कर्म संस्कार होगा। तो आपका उत्तर होगा कितने वर्ष का बालक होगा? 5 वर्ष का जब बालक होगा तब क्या होगा, उसका कौन सा संस्कार होगा? चूड़ा कर्म संस्कार होगा। चूड़ा कर्म संस्कार की अवधि कितनी थी? 5 वर्ष थी। हमने बताया कि जब बच्चा चूड़ा कर्म संस्कार के बाद विद्यालय में गृह की शिक्षा प्रारंभ करेगा तो क्या पढ़ेगा? आप अगला प्रश्न पॉइंट बताएंगे क्या पढ़ेगा? आप कहेंगे वेद पढ़ेगा, आप कहेंगे पुराण पढ़ेगा, आप कहेंगे उपनिषद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, आप कहेंगे मंत्र पढ़ेगा। और वो पढ़ना नहीं प्रारंभ कर देगा, माता या पिता के द्वारा कैसे सीखना प्रारंभ कर देगा कि क्या क्या इसमें होता है। जब यह शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, क्या कौन सी शिक्षा? जब ग्रह की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा? बालक को कहां ले जाया जाएगा? गुरुकुल, गुरुकुल, गुरुकुल ले जाया जाएगा। और गुरुकुल ले जाने के बाद जब बालक गुरुकुल जाएगा, गुरुकुल में प्रवेश करेगा, तब क्या होगा कि बालक का एक संस्कार होगा, उपनयन संस्कार। उपनयन, हमने बताया था उपनयन शब्द का अर्थ होता है क्या? गुरु के समीप ले जाना। कहां? गुरु के समीप ले जाना। किसका अर्थ? उपनयन, समीप ले जाना। हमने ये भी बताया था कि जब गुरु के समीप ले जाया जाएगा तो संस्कार क्या होगा? उपनयन संस्कार होगा। इसको हमने बताया था, इसके अन्य नाम क्या है? हमने बताया था मवज्जा संस्कार है। कौन कौन सा? मवज्जा संस्कार है। और यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा? यज्ञोपवीत संस्कार है। इतना डाटा हमने। क्या होता है कि अब क्या था कि अब कुछ चर्चा कैसे इस संस्कार करने का अधिकार था, किसको नहीं था, किस अवधि में था, किस वर्ष में था। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं और क्या करते हैं, हम डालते हैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, ग्रह की शिक्षा संपन्न होने के बाद हम डालेंगे, क्या डालेंगे? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। क्या थी गुरुकुल की शिक्षा? हमने बताया था कि शिक्षा का केंद्र वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का केंद्र क्या था? तो आप वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, व्यवस्था में शिक्षा का केंद्र क्या था? गुरुकुल था, गुरुकुल था। कहां ग्रहण करते थे शिक्षा? गुरुकुल में करते थे। अच्छा, अब एक पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहली चीज जब हम हेडिंग डालेंगे, क्या? कौन सी शिक्षा व्यवस्था? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। क्या डालेंगे? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। हाँ, नंबर 1 लिखिए। इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण थे वह क्षत्रिय थे, इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और ये ही शिक्षा, अन्य जातियां अन्य जातियां अन्य जातियां शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखती। अब ब्राह्मण को प्रवेश मिलता था 9 वर्ष की आयु में। जब ब्राह्मण का बालक प्रवेश करता था, कहाँ प्रवेश करता था? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के द्वारा गुरुकुल में प्रवेश करता, तो ब्राह्मण को वर्ष, वैश्य की जो थी वो थी 11 वर्ष भी कहीं कहीं लिखी होती है और कहीं कहीं 10 वर्ष भी लिखी होती है। तो हम क्या करते हैं, 10 से 11 तक मान सकते हैं। और क्षत्रिय की 10 से 11 होती है और वैश्य की क्या होती है? 12 वर्ष मानी जाती थी। इस अवधि काल में क्या करते थे? बालक अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी ब्राह्मण को प्रवेश कराया जाता था तो एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ बोलते हैं। और इसका भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। और इसका भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था।
भी उपनयन संस्कार होगा बालक का, तो क्या होगा, कुछ लिमिटेशन होंगी। तो जब भी ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था, तो जो छाल होती थी वो मृग की, कहे की मृग की छाल, मृग की छाल, मृग की छाल से उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। पर जो छत्री होता था उसकी जो छाल होती थी वो होती थी तंतु की बनी होती थी। और वही अगर बोले वैश्य की तो ये काहे की बनी होती थी, मूंज की बनी होती थी, मूंज की बनी होती थी। ठीक है, अब देखिए इतना डाटा सब। अब जब प्रवेश किया है बालक, कहाँ प्रवेश किया है, वैदिक शिक्षा में प्रवेश किया है, तो इतना याद रखिएगा कि कुछ माध्यम होगा जिसके द्वारा से पढ़ाया जाता है। तो जब पढ़ाया जाता था तो इसकी मुख्यतः तीन विधियां थी। कितनी विधियां थी, तीन विधियां थी। कौन कौन सी, पहला श्रवण विधि, श्रवण विधि, दूसरा मनन विधि, मनन विधि, और तीसरा निधिध्यासन, निधिध्यासन विधि। ये विधियां जो थी ये मुख्यतः प्रयोग करी जाती था कि बालक क्या हो, सुने। किसको सुने, गुरुओं को सुने। जब बालक सुनेगा तो उसके माइंड में क्या आएंगी, चीजें आएंगी। अब जब आ गई हैं चीजें तो वो क्या करे, मनन करे। तो क्या होगा, मनन विधि। और निधिध्यासन का मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब दैनिक जीवन में बालक उतारेगा तब क्या होगा, काम आ पाएगा। तो ये तीन विधियों के माध्यम से क्या सिखाया जाता था। तो पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम बोल सकते हैं कैसा होता था, तीन विधियों द्वारा होता। तो आप पॉइंट लिख लीजिए, इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों को मौखिक विधि द्वारा, इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों को मौखिक विधि द्वारा पढ़ाया जाता था। मुख्यतः तीन विधियां सम्मिलित थी, जिसमें मुख्यतः नंबर 2 मनन विधि और नंबर 3 निधिध्यासन विधि, निधिध्यासन विधि। ठीक है, मतलब अप्लाई करना। अब हेडिंग डालिए, शिक्षण सूत्र व शिक्षण समय। हाँ, शिक्षण सूत्र तथा शिक्षण समय। शिक्षण सूत्र तथा शिक्षण समय क्या था। तो जो पाठ्यक्रम होता था, जिस प्रकार से अगर आपसे बोले कि आपको क्लास क्लास फर्स्ट से सेकंड में एंटर करना है तो आपको कितना समय लगेगा, कितने ईयर लग जाएंगे, तो आप उत्तर देंगे कितना, एक ईयर लग जाएगा मुझे। तो क्या ऐसी कोई प्रणाली थी जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप को फॉलो करती हो, कितने समय में हम एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रवेश करते थे, तो उसका उत्तर होगा एक ईयर, एक वर्ष। एक वर्ष की अवधि में क्या होता था, हमारा शिक्षण सूत्र होता था। एक वर्ष की अवधि में शिक्षण सूत्र चलता था। और शिक्षण समय की अगर बात करें तो 4 सही 1/2 लगभग 5 महीने, 5 महीने, 5 महीने, लगभग 5 महीने चलता था शिक्षण सूत्र समय। समय का मतलब क्या है कि इतने दिन क्लासेस चलती थी। बाकी क्या होता था, क्या इस समय की तो एक होता है कि कुछ समय तक ही क्लासेस चलती हैं। अगर बात करें 360 दिन की, तो 360 दिन में 360 दिन थोड़ो क्लासेस चलती हैं, नहीं चलती है ना। या 365 दिन की बात करें
366 लीप वर्ष की बात करें, ऐसा तो होता नहीं कि पूरे वर्ष क्लास चलती हो, क्या होता है अवकाश भी बीच में होते हैं, अवकाश भी होते हैं। तो क्या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसा प्रावधान था? तो उत्तर है हाँ था। देखिए इस ये देखिए शिक्षण सूत्र तथा शिक्षण समय में, इस शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण सूत्र 1 वर्ष का, लेकिन शिक्षण सूत्र 1 वर्ष का, लेकिन शिक्षण समय 4/1/2 ब्रैकेट में लिखना 5 माह का होता है, का होता था, लिख लो का होता था। अच्छा एक बात बताओ, अभी की शिक्षा व्यवस्था देखे तो एक चीज होती है अवकाश होता है, अभी की शिक्षा व्यवस्था में अवकाश होते हैं, छुट्टियां होती हैं, काहे काहे की छुट्टी, संडे की है, मंडे की भी मना दो, ठीक, सब डे, अंडे वंडे जो भी हो सब मना दो, ये जयंती वो जयंती, बर्थडे बर्थडे, बाबू का बर्थडे, बाबू का बर्थडे, सबका बर्थडे, तो अवकाश होता था क्या? तो प्रश्न का उत्तर है हाँ होता था। कैसे, लिखो, अवकाश को प्रतिप्रदा बोलते थे, क्या बोलते थे? प्रतिप्रदा, प्रतिप्रदा के नाम से अवकाश को जाना जाता था। और क्या होता था, ये महीने में कितनी बार होते थे? 4 बार। जैसे संडे महीने में क्या आते हैं, मंथ में आते हैं 4 बार संडे आते हैं लगभग, उसी प्रकार से क्या होता था, प्रतिपदा महीने में 4 आते थे। व्यवस्था दिन प्रतिपदा के रूप में छुट्टियां की जाती थी। इस 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 शिक्षण व्यवस्था में प्रत्येक माह 4 दिन महीने में प्रतिपदा के नाम पर छुट्टियां की जाती थी। अच्छा, जिसको परिवा बोलते हो, परिवा का दिन, परिवा का दिन। अच्छा, ये दिन इसलिए मनाया जाता था क्योंकि क्या, ये दिन शुभ नहीं माना जाता था, और कहा जाता था कि क्या, इस दिन कोई भी शुभ काम ना करो, क्योंकि क्या होगा, कुछ भी काम अशुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। तो दिन अच्छा ना मानने के कारण क्या किया जाता था, छुट्टी की जाती थी, प्रतिप्रदा की जाती थी, अवकाश किया जाता था। तो प्रश्न आए कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो छुट्टियां होती थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो कैसे जानी जाती थी? प्रतिप्रदा। अगर पूछ दे किस नाम से जाना जाता है तो क्या कहेंगे, वो प्रतिप्रदा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दे कि प्रतिप्रदा कितने दिन की अवकाश होता था तो आप बोल सकते थे 1 माह में कितने दिन का, 4 दिन का अवकाश होता था। किसी भी प्रकार का प्रश्न करे, उत्तर क्या होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छा अब मैंने बता दिया कि ये परिवा का दिन है, अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए क्या होगा, जब दिन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। पर एक बात बताइए, जब विद्यालय चल रहा है तो कुछ संस्कार भी होंगे, कुछ समारोह भी होंगे, जिस प्रकार अभी होता है एनुअल फंक्शन बोल देते हैं, या बोल देते हैं वार्षिक उत्सव जिसको बोल रहे हो, या दीक्षांत समारोह बोल देते हो, विदाई समारोह, किसी भी प्रकार के समारोह की बात करते हो, क्या उसी प्रकार से वहां भी कोई समारोह होते थे? तो पृष्ठभूमि तो वही है। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, यहां पर क्या होता था कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, कालीन शिक्षा व्यवस्था में, व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में संस्कार के अलावा, संस्कार के अलावा, के अलावा अलावा उत्सव भी मनाए जाते थे, उत्सव भी मनाए जाते थे। संस्कार तो होंगे ही, साथ में क्या होगा, उत्सव होंगे, कुछ क्या होंगे, उत्सव होंगे, क्या, जैसे फंक्शन है,
बीच में फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे शिक्षा व्यवस्था में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो क्या करिए, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।